मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य सबसे पहले मौर्य इतिहास को जानने के साधन। मौर्य राजवंश और उसके शासनकाल का इतिहास जानने के लिए साहित्य, विदेशी विवरण तथा पुरातत्व तीनों ही साधनों से सहायता उपलब्ध होती है, जिनका विवरण इस प्रकार है। सबसे पहले साहित्य। साहित्य में ब्राह्मण, बौद्ध और जैन तीनों ही के साहित्य मौर्य वंश के इतिहास पर प्रचुर प्रकाश डालते हैं। ब्राह्मण साहित्य में पुराण, कौटिल्य का अर्थशास्त्र और विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस नाटक प्रमुख है। इनमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र का ऐतिहासिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्व है। इसके अध्ययन से हम प्रथम मौर्य सम्राट के व्यक्तित्व एवं कृतित्व संबंधी प्राय सभी उपयोगी बातें ज्ञात कर लेते हैं। बौद्ध ग्रंथों में दीपवंश, महावंश, महावंश टीका, महाबोधिवंश और दिव्यावधान आदि प्रमुख हैं। इनसे चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक तथा परवर्ती मौर्य शासकों के विषय में जानकारी मिलती है। जैन ग्रंथों में भद्रबाहु का कल्पसूत्र और हेमचंद्र रचित परिशिष्ट पर्वन प्रमुख है। इनसे भी चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन की कुछ घटनाओं के विषय में ज्ञात होता है। विदेशी विवरण। विदेशी विवरण में क्लासिकल, यूनानी और रोमन लेखकों को क्लासिकल लेखक कहा जाता है। क्लासिकल लेखकों के विवरण से मौर्यकालीन इतिहास एवं संस्कृति का ज्ञान प्राप्त होता है। यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सैंड्रोकोटस तथा एंड्रोकोटस नाम का प्रयोग किया है और सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने इन नामों का तादात्म्य चंद्रगुप्त मौर्य के साथ स्थापित किया था। इससे यह निष्कर्ष निकालने में भी सहायता मिली कि चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर का समकालीन था। सिकंदर के समकालीन लेखकों निरियाकस, आनेक्सिक्रिटस तथा अरिस्टोबुलस के विवरण भी चंद्रगुप्त के विषय में कुछ सूचनाएं देते हैं। सिकंदर के बाद के लेखकों में मेगास्थनीज का नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिसकी पुस्तक इंडिका मौर्य इतिहास का प्रमुख स्रोत है। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी दूत बन के भी रहा था, इसलिए इसके विदेशी विवरण का वही महत्व है जो भारतीय इतिहास साहित्य में अर्थशास्त्र का है। हालांकि दुर्भाग्यवश इंडिका अपने मूल ग्रंथ में प्राप्त नहीं है। इसके अंश उद्धरण के रूप में परवर्ती लेखकों के ग्रंथ में प्राप्त होते हैं। इनमें स्ट्रेबो, डियोडोरस, प्लिनी, एरियन, प्लूटार्क तथा जस्टिन के नाम उल्लेखनीय हैं। पुरातत्व। मौर्यकालीन पुरातात्विक साक्ष्यों में सर्वाधिक महत्व अशोक के लेखों का है। अशोक के लगभग 40 अभिलेख भारत, पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के विभिन्न भागों से अब तक प्रकाश में आ चुके हैं। ये लेख वस्तुतः उसके चरित काव्य है, जिनसे अशोक के शासन की प्राय समस्त घटनाओं का प्रामाणिक विवरण प्राप्त होता है। भंडारकर महोदय ने तो मात्र अशोक के अभिलेखों के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया है। अशोक के लेखों के अतिरिक्त शक महासत्र रुद्रदामन का जूनागढ़ का लेख भी मौर्य इतिहास के विषय में सूचनाएं प्रदान करता है। इसमें सौराष्ट्र प्रांत में मौर्य शासन की जानकारी प्राप्त होती है। भारतीय इतिहास के महान व्यक्तियों में शामिल चंद्रगुप्त मौर्य का वंश अंधकारपूर्ण है। उसकी उत्पत्ति के विषय में ब्राह्मण, बौद्ध तथा जैन ग्रंथों में परस्पर विरोधी विवरण मिलते हैं, लेकिन विविध प्रमाणों की आलोचनात्मक समीक्षा के बाद ये कहा जा सकता है कि बौद्ध और जैन ग्रंथों का प्रमाण ऐतिहासिक दृष्टि से सर्वाधिक संतोषजनक है। वस्तुतः चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय ही माना जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि चंद्रगुप्त का गुरु चाणक्य वर्णाश्रम धर्म का प्रबल पोषक था, जिसके अनुसार क्षत्रिय वर्ण का व्यक्ति ही राजत्व का अधिकारी हो सकता है, और यदि चंद्रगुप्त क्षत्रिय नहीं होता तो चाणक्य नंदों के विनाश के लिए उसे अपना अस्त्र नहीं बनाता। प्रारंभिक जीवन। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रारंभिक जीवन भी अंधकारपूर्ण है। उसके प्रारंभिक जीवन के ज्ञान के लिए मुख्यतः
बौद्ध स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। यद्यपि वह साधारण कुल में उत्पन्न हुआ, तथापि बचपन से ही उसमें उज्जवल भविष्य के सूचक महानता के सभी लक्षण विद्यमान थे। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पिता मौर्य नगर का प्रमुख था, और जब वह अपनी माता के गर्भ में था तभी उसके पिता की किसी सीमांत युद्ध में मृत्यु हो गई। उसकी माता अपने भाइयों द्वारा पाटलिपुत्र में सुरक्षा के निमित्त पहुंचा दी गई थी और यहीं चंद्रगुप्त का जन्म हुआ था। जन्म के साथ ही वह एक गोपालक को समर्पित कर दिया गया। गोपालक ने गौशाला में अपने पुत्र के समान उसका लालन पालन किया और कुछ बड़ा होने पर उसे एक शिकारी को दे दिया। शिकारी के ग्राम में वह बड़ा हुआ और पशुओं की देखभाल के लिए उसे रख दिया गया, किंतु अपनी प्रतिभा के कारण उसने शीघ्र ही अपने समवयस्क बालकों में प्रमुखता हासिल कर ली। वह बालकों की मंडली बनाकर राजा बनकर अब उनके आपसी झगड़ों का फैसला किया करता था। इसी प्रकार एक दिन जब वह राजकीलम खेल में व्यस्त था, चाणक्य की नज़र उस पर पड़ी और अपनी सूक्ष्म दृष्टि से उसने इस बालक के सभी भावी गुणों का अनुमान लगा लिया और वह चंद्रगुप्त को अपने साथ तक्षशिला ले आया। तक्षशिला उस समय विद्या का प्रमुख केंद्र था और चाणक्य वहाँ का आचार्य। उसने चंद्रगुप्त को सभी कला और विद्याओं की विधिवत शिक्षा दी। वह युद्ध विद्या में भी पर्याप्त निपुण हो गया। ऐसा लगता है कि तक्षशिला में ही सैनिक शिक्षा ग्रहण करते हुए वह अपने समय के महान विजेता सिकंदर के से मिला था, तथा वह उसके सैनिक प्रशिक्षण का ही अंग था। इसके विषय में प्लूटार्क तथा जस्टिन जैसे लेखकों ने बड़ा ही रोचक विवरण दिया है। जस्टिन लिखता है कि सिकंदर उसकी स्पष्टवादिता से बड़ा रुष्ट हुआ और उसे मार डालने का आदेश दिया, किंतु चंद्रगुप्त ने भागकर अपनी जान बचाई। चंद्रगुप्त की प्रमुख उपलब्धियां। चाणक्य ने जिस कार्य के लिए चंद्रगुप्त को तैयार किया था उसके दो मुख्य उद्देश्य थे। पहला, यूनानियों के विदेशी शासन से देश को मुक्त कराना, और दूसरा, नंदों के घृणित एवं अत्याचारपूर्ण शासन को समाप्त करना। यद्यपि इतिहासकारों में इस विषय में मतभेद है कि चंद्रगुप्त तथा चाणक्य ने सर्वप्रथम पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों से युद्ध किया अथवा मगध के नंदों का विनाश किया, तथापि यूनानी, रोमन एवं बौद्ध साक्ष्यों से जो संकेत मिलता है उससे ये सिद्ध होता है कि चंद्रगुप्त ने पहले पंजाब तथा सिंध को विदेशियों की दासता से मुक्त किया। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में विदेशी शासन की निंदा की है तथा उसे देश और धर्म के लिए अभिशाप कहा है। चंद्रगुप्त ने बड़ी बुद्धिमानी से उपलब्ध साधनों का उपयोग किया और विदेशियों के विरुद्ध राष्ट्रीय युद्ध छेड़ दिया। इस कार्य के लिए उसने विशाल सेना का संगठन किया। इस सेना के सैनिक अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित वर्गों से लिए गए। पहला प्रतिरोधक, दूसरा मलेच्छ, तीसरा चोरगण और चौथा आट्विक और पांचवा शस्त्रोपजीवी श्रेणी। जस्टिन चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह कहता है। मैकिंडल के अनुसार इससे तात्पर्य पंजाब के गण जातीय लोगों से हैं जिन्होंने सिकंदर के आक्रमण का प्रबल विरोध किया था। मुद्रा राक्षस तथा परिशिष्ट पर्वन से पता चलता है कि चंद्रगुप्त को पर्वतक नामक हिमालय क्षेत्र के एक शासक से सहायता प्राप्त हुई थी। कुछ विद्वानों ने इस शासक की पहचान पोरस से की है, किंतु इसके पीछे कोई ठोस आधार नहीं है। चंद्रगुप्त का यह सौभाग्य था कि उस वक्त पंजाब तथा सिंध की राजनीतिक परिस्थितियां उसके पूर्णतया अनुकूल थी। सिकंदर के प्रस्थान के साथ ही इन प्रदेशों में विद्रोह हो रहे थे और अनेक यूनानी क्षत्रप मौत के घाट उतारे जा रहे थे। उनमें आपस में भी द्वेष और घृणा की भावना बढ़ी। 325 ईसा पूर्व के लगभग ऊपरी सिंधु घाटी के प्रमुख यूनानी क्षत्रप फिलिप द्वितीय की हत्या कर दी गई। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु के बाद परिस्थितियां और बिगड़ गई तथा सिंध और पंजाब में सिकंदर द्वारा स्थापित प्रशासन का ढांचा हिलने लगा। इन क्षेत्रों में
घोर अराजकता और अव्यवस्था फैल गई, जिसने चंद्रगुप्त का कार्य आसान कर दिया। ऐसा प्रतीत होता है कि फिलिप द्वितीय तथा सिकंदर की मृत्यु के बीच के 2 वर्षों के काल में चंद्रगुप्त ने अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु व्यापक योजनाएं तैयार कर ली। उसने सर्वप्रथम एक सेना एकत्रित कर अपने को राजा बनाया और फिर सिकंदर के क्षत्रपों के विरुद्ध राष्ट्रीय युद्ध छेड़ दिया। 317 ईसा पूर्व में पश्चिमी पंजाब का अंतिम यूनानी सेनानायक यूडेमस भारत छोड़ने के लिए बाध्य हुआ और इस तिथि तक संपूर्ण सिंध और पंजाब के प्रदेशों पर चंद्रगुप्त का अधिकार हो गया। वस्तुतः यह सुनियोजित योजना का फल था। जस्टिन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य तथा मैसिडोनियन क्षत्रपों के बीच भीषण युद्ध हुआ होगा और चंद्रगुप्त ने सिकंदर द्वारा भारत में छोड़ी गई सेना को पूर्णतः उखाड़ फेंका होगा। यूडेमस ने यह बुद्धिमानी की कि वह चंद्रगुप्त मौर्य को बिना चुनौती दिए ही 317 ईसा पूर्व शांतिपूर्वक भारत छोड़कर चला गया और इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य सिंध और पंजाब का एक छत्र शासक बन गया।